प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी कॉलेज चीका के ई लर्निंग कार्यक्रम एवं यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और बीए प्रथम वर्ष में हम भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटिक्स विषय पढ़ाते हैं और हमारा आज का टॉपिक है भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम भारत की दलीय व्यवस्था यानी कि राजनीतिक दलीय व्यवस्था के स्वरूप का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अपना अध्ययन शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सभी टीचर्स की वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और राजनीतिक दलों में इतना गहरा संबंध है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के बिना उन्नति नहीं कर सकते। राजनीतिक दल ही देश में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर जनमत तैयार करते हैं, लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं और स्थायी सरकार की स्थापना करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं और उसे निर्वाचित करवाने के लिए प्रयत्न करते हैं, अर्थात प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, अर्थात जो भी दल चुनाव लड़ता है वो राजनीतिक दल ही कहा जाता है और राजनीतिक दल हमेशा सरकार बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जो भी राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करता है वही राजनीतिक दल सरकार का गठन करता है तथा अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो विरोधी दल का निर्माण करते हैं। विरोधी दल भी केवल उसी स्थिति में प्रभावशाली रूप से कार्य कर सकता है जब उसका गठन दलीय आधार पर किया गया हो। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि लोकतंत्रीय शासन का संचालन राजनीतिक दलों के अभाव में संभव नहीं है और इसी प्रकार प्रोफेसर मुंद्रो ने भी कहा है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का दूसरा नाम ही राजनीतिक दल है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत में दो प्रकार की राजनीतिक दल पाए जाते हैं, एक नेशनल यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल और दूसरे अक्षेत्रीय राजनीतिक दल। अगर हम भारत की वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में वर्तमान समय में 2019 में जब चुनाव हुए थे तो 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे और 59 अक्षेत्रीय राजनीतिक दल थे। हम बात करते हैं पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की। कौन कौन से 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, भारतीय जनता पार्टी जिसकी वर्तमान समय में भारत में सरकार है जिसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी, एमएन राय जी ने 1925 में इस राजनीतिक दल का गठन किया था और इसका चुनाव चिन्ह है गेहूं की बाली और दराती। चौथा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो मान्यता प्राप्त है राष्ट्रीय राजनीतिक दल की, वह है भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी सीपीआई-एम और इसका चुनाव चिन्ह है दराती, हथौड़ा और स्टार यानी कि तारा। उससे अगला हमारा राजनीतिक दल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। छठा हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है बहुजन समाज पार्टी और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। सातवां राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, ममता बनर्जी की, पश्चिम बंगाल में है, लेकिन यह भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त कर चुका है। इसका चुनाव चिन्ह है जार घास का फूल। और हमारा 8वां जो राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त कर चुका है वो है नेशनल पीपल्स पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है किताब। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की हमने जानकारी प्राप्त की, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल कब राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करता है उसके लिए चुनाव आयोग द्वारा
कुछ योग्यताएं निर्धारित की हैं। इन 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त अगर कोई राजनीतिक दल पूरी करता है तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर दी जाती है। कौन कौन सी? कोई भी पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल कर ले तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर दी जाती है। 2% यानी कि 545 सीटें हैं। 2% अगर 11 सीटें कोई भी राजनीतिक दल किन्हीं 3 राज्यों में, कम से कम एक राज्य में अगर 11 सीटें जीतता है तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं माना जाएगा। अगर वो 3 राज्यों में, मान लो कोई भी पार्टी है, उत्तर प्रदेश से 5 सीटें जीतती है, हरियाणा से 3 सीटें जीतती हैं और पंजाब से 3 लोकसभा की सीटें जीतती हैं, तो उसकी 11 सीटें होगी। यानी कि 3 राज्यों में उसने लोकसभा की 11 सीटें जीत ली या 11 से ज़्यादा सीटें जीत ली तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। अगर अकेला यूपी में वो 15 सीटें जीत लेता है तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त नहीं की जाएगी। 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों में जीतनी जरूरी हैं। दूसरा, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 8 वैध डाले गए मतों का 8% मत अगर प्राप्त करता है और साथ ही साथ कम से कम लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करता है तो उसे भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर दी जाती है। पहले वोट प्रतिशत 6 था, लेकिन अब वोट प्रतिशत 8 कर दिया गया है। तीसरा, किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो तो उसे भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर दी जाती है। जो भी राजनीतिक दल इन तीनों में से किसी एक शर्त को पूरा करता है तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर दी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम करते हैं भारतीय दलीय व्यवस्था के स्वरूप का अध्ययन। इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम भारतीय दलीय व्यवस्था के स्वरूप का अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें हमारा नंबर 1 पॉइंट है बहुदलीय प्रणाली। भारत में बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई है। देखिए, 3 तरह की दलीय प्रणाली होती है। एक दलीय प्रणाली, जैसे उसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है। द्विदलीय प्रणाली, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में, वहाँ केवल 2 मोटे तौर पर राजनीतिक दल है। लेकिन भारत में स्विट्जरलैंड की तरह बहुदलीय शासन प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली है, क्योंकि भारत विभिन्न भाषाओं, जातियों एवं धर्मों वाला देश है और विभिन्न वर्ग अपनी विशिष्टता एवं मौलिकता कायम रखने के लिए राजनीतिक दल के रूप में संगठित होते हैं। 1952 के प्रथम आम चुनाव की बात करें तो उसमें भारत में 14 राष्ट्रीय व 60 राज्य स्तरीय दल मौजूद थे। अगर 17वीं लोकसभा 2019 की बात करें तो अब भी 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल और 59 राज्य स्तरीय राजनीतिक दल हैं, जबकि 2293 राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास पंजीकृत किए जा चुके हैं। दूसरा इसमें हमारा पॉइंट है स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था के अभाव में भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और इस प्रणाली के संचालन के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। यद्यपि मूल संविधान में राजनीतिक दलों के विषय में कोई अनुच्छेद शामिल नहीं किया गया था, फिर भी हमारे संविधान में 3 बातें ऐसी हैं जिनसे राजनीतिक दलों का देश में क्रियाशील होना आवश्यक हो गया है। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में समुदाय या संघ कायम करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। दूसरा, भारतीय संविधान के भाग 15 में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग को कायम करने की बात कही गई है। और तीसरा, 1985 में संसद द्वारा पारित किए गए 52वें संविधान संशोधन कानून ने सर्वसम्मति से दल बदल पर संवैधानिक रूप से रोक लगा दी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का क्रियाशील होना जरूरी होता है। तीसरा इसमें पॉइंट हमारा बदलता स्वरूप, भारतीय राजनीति का बदलता स्वरूप। यदि हम प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 से ही भारतीय दलीय व्यवस्था के स्वरूप पर दृष्टि डालें तो भारतीय दलीय प्रणाली का यह भी एक लक्षण उभर कर सामने आ जाता है कि इसका स्वरूप निरंतर बदलता रहा है।
जैसे प्रारंभ के कुछ वर्षों में बहुदलीय व्यवस्था में भी भारत में एक दल की प्रधानता रही तथा 90 के दशक की जब हम बात करें तो उसे गठबंधन का युग, और दोबारा फिर 16वीं 17वीं लोकसभा चुनावों की बात करें तो दोबारा फिर एक दल विशेष की प्रधानता मानी जाती है। अगर हम 1977 तक की बात करें, 1952 से लेकर, तो भारत में सेंटर में, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही है। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई, और 1980 से लेकर 1989 तक दोबारा फिर कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन 1989 से 1999 तक का जो टर्म था वो गठबंधन का था। लेकिन 1999 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, वो भी सहयोगी दलों के साथ बनती है। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनती है, वो भी सहयोगी दलों के साथ बनती है। 2009 में दोबारा फिर कांग्रेस की सरकार बनती है, तो वो भी सहयोगी दलों के साथ बनती है। 16वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं 2016 में, 2017 में, 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। बेशक भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सहयोगी दल हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं स्पष्ट बहुमत भी प्राप्त किया है। इसलिए भारतीय राजनीति की जो दलीय व्यवस्था है उसमें उसका स्वरूप निरंतर बदलता रहा है। इसी प्रकार हमारा नंबर 4 पॉइंट है विरोधी दल का अंत, प्रभावशाली विरोधी दल का अंत। अगर हम भारतीय राजनीति में विरोधी दल को देखें तो 1977 तक विरोधी दल कोई राजनीतिक दल विरोधी दल के रूप में उभर कर सामने नहीं आया, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को विरोधी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीटें प्राप्त करना जरूरी है, और 1977 तक किसी भी राजनीतिक पार्टी की स्थिति नहीं थी। पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और कांग्रेस विरोधी दल, एक मजबूत विरोधी दल के रूप में उभर कर सामने आया, और कांग्रेस के YV चौहान जी पहले विपक्ष के नेता बने। उसके बाद विरोधी दल मजबूती के साथ आते रहे, लेकिन जो 16वीं लोकसभा के चुनाव 2014 में हुए और 17वीं लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए, तो इसमें दोबारा फिर विरोधी दल का सफाया हो गया, यानी कि विरोधी दल का अंत हो गया। अगर हम बात करें 1999 से 2009 तक के चुनावों की, 1999 में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की विरोधी दल की नेता बनी, और एक मजबूत विरोधी दल यहाँ देखने को मिला। 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी विरोधी दल के नेता बने। 2009 में कांग्रेस की सरकार आई, श्रीमती सुषमा स्वराज जी विरोधी दल की नेता बनी। लेकिन 16वीं और 17वीं लोकसभा में दोबारा फिर विरोधी दल का अंत हो गया। इसमें हमारा नंबर 5 पॉइंट है अवसरवादी प्रवृत्ति। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के बीच अवसरवादिता सदा से ही विद्यमान रही है। पिछले कुछ वर्षों से यह निरंतर उग्र रूप धारण करती जा रही है। भारत में राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति एवं सत्ता पक्ष का लाभ उठाने के दृष्टिकोण से अवसरवादी हो गए हैं, यानी कि अवसर मिलते ही कोई भी राजनेता अपना दल बदल देता है, कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के साथ पहले चुनाव से पहले उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, लेकिन चुनाव में अवसर मिलते ही उसके साथ गठबंधन करके वो सरकार का गठन कर लेती है। इसमें हमारा नंबर 6 पॉइंट है सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व। प्रारंभ से ही भारतीय दलीय व्यवस्था में सांप्रदायिकता का प्रभाव रहा है। भारत की दलीय व्यवस्था सांप्रदायिकता की शिकार रही है। स्वतंत्रता से पहले मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा 2 सांप्रदायिक दल थे। मुस्लिम लीग के कारण ही भारत का विभाजन हुआ। आज भी कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सांप्रदायिकता पर आधारित हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, मुस्लिम लीग, केरल में, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम आदि जो राजनीतिक दल हैं ये धर्म पर आधारित हैं। इसमें नंबर 7 पॉइंट हमारा दल बदल। भारतीय दल प्रणाली में की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता या फिर दोष लगा लीजिए, वह है दल बदल। दल बदल ने राज्यों की राजनीति तथा शासन में अस्थिरता ला दी है, जिससे भारत में संसदीय लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है।
दल बदल को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। 1985 में संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा दल बदल की बुराई को समाप्त करने का प्रयास किया। कड़े नियम कानून बनाए गए। उसके बाद 2002 में 92वां संविधान संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा दल बदल नियमों को और ज़्यादा सख्ताई से लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा नंबर 8, व्यक्तिगत पूजा। इंग्लैंड और अमेरिका जैसे विकसित देश भी व्यक्तिगत आकर्षण से बच नहीं पाए। इंग्लैंड में तो चुनाव भी नेता के नाम पर ही लड़े जाते हैं। भारत भी व्यक्तिगत आकर्षण से बच नहीं पाया, क्योंकि भारत में भोली भाली जनता पर व्यक्तित्व का जादू सिर चढ़कर बोलता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद विशेषकर कांग्रेस में नेहरू जी का, शास्त्री जी का, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का व्यक्तिगत प्रभाव था, व्यक्तिगत पूजा थी। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में 14वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ही देन थी कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत के साथ आई, और यही बात 17वीं लोकसभा 2019 में भी देखने को मिली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें अक्षेत्रीय दलों का विकास। भारत एक बहुत विशाल देश है, इसके विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएं भिन्न भिन्न हैं। अतः स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों का निर्माण हो जाता है। यहाँ के लोगों के दिलों में राष्ट्रीय हित के मुकाबले में क्षेत्रीय हितों को महत्व देने की भावना अधिक प्रबल है। यही कारण है कि प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। उदाहरण स्वरूप तमिलनाडु में डीएमके, अन्ना डीएमके, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति, ओडिशा में बीजू जनता दल, सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, महाराष्ट्र में शिवसेना, असम में असम गण परिषद, पंजाब में अकाली दल, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, हरियाणा की बात करें हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल, जनता जननायक पार्टी। ऐसे अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का निर्माण हो चुका है और 60 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता भी प्रदान कर दी गई है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 10 पॉइंट, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। भारत में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव देखने को मिलता है। प्राय यह देखा जाता है कि हमारे देश के प्रमुख राजनीतिक दलों का संगठन भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। हमारे देश में अनेक राजनीतिक दलों के लंबे समय तक लोकतांत्रिक आधार पर संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए। प्रायः उच्च कमान द्वारा ही विभिन्न पदाधिकारियों का चयन एवं नियुक्ति अपनी पसंद के आधार पर कर दी जाती है और इसलिए निम्न स्तर के संगठन केवल उच्च कमान के निर्देशानुसार ही कार्य एवं निर्णय करने के लिए बाध्य हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी किसी राज्य में किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की सरकार बनती है, बात मुख्यमंत्री की आती है तो कहते हैं जी जो उच्च हाई कमान फैसला करेगा वही होगा, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे सबके लिए वो मंजूर होती है। यानी कि यहाँ पर भी व्यक्ति की जो इंटेलिजेंसी है वो कहीं ना कहीं अनदेखी कर दी जाती है और हाईकमान के आदेश पर ही वहाँ पर मुख्यमंत्री या अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाती है, जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक भी है। प्यारे विद्यार्थियों, इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने भारत की दलीय व्यवस्था के स्वरूप का अध्ययन करने का प्रयास किया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि समकालीन समय में भारतीय दलीय व्यवस्था का विकास ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। सन 1952 से लेकर अब तक भारत की दलीय प्रणाली में इतने अधिक परिवर्तन हुए हैं कि इस विषय में यही कहना न्यायसंगत है कि भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है, बल्कि इसका विकास निरंतर जारी है। यानी कि भारत की दलीय व्यवस्था का स्वरूप अभी जारी, का विकास अभी जारी है और धीरे धीरे इसके स्वरूप में विकास होता जाएगा। प्रोफेसर पामर ने कहा है भारतीय राजनीतिक ढांचे का अभी विकास हो रहा है और इसका अंतिम रूप क्या होगा अभी स्पष्ट नहीं है। भारतीय राजनीति का भारतीयकरण अभी हो रहा
है। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न परीक्षा के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। वीडियो के अंत में मैं आप सबसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।